आपको ऐसे लगे आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए मेरा डिटेल कोर्स आता है नेट सेट। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस का आप देना चाहते हो टीचिंग डोमेन के अंदर, सभी का सिलेबस एक ही में कवर करवाती हूँ। 10 जनवरी से नया बैच जो है वो अनाउंस कर दिया है। 20 जनवरी से सीएस की क्लासेस, पेपर 1 की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पेपर 1 सबका सेम होता है, नेट का, सेट का। इनफैक्ट आपके लिए ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में जो पेडागॉजी आईसीटी आती है सब नेट की ही सिलेबस की आती है, और पेपर 2 का सिलेबस तो आप जानते ही हो सेम होता है। एपी में बस अलग से आपको जीके पढ़ना होता है, वो भी आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो दे दी जाएगी। देखो, कंप्यूटर साइंस एज एन एस्पिरेंट, एज अ टीचर, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, वाज मेंट एंड इज मेंट एंड विल ऑलवेज बी मेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर साइंस का मतलब ही यही है कि हम लॉजिक सप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बट हमेशा याद रखिएगा जो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें हमें चीजें सिंपल बनानी होती है। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास में अलग अलग अप्रोचेस होती है। हम बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स में आपने सुना होगा। हम जो है वो हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी यूज करते हैं, हम ग्रीडी अप्रोच भी यूज करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी यूज करते हैं। मैं उसी का एनालॉजी लेकर आपको समझाती हूँ कि जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, तो आपको समझना होता है कि हमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लेके चलनी है। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, आपको आपके पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है और धीरे धीरे उसे कॉन्कर करना है। जरूरी नहीं है कि पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की 10 की 10 यूनिट में आप अच्छे होंगे, बट डेफिनेटली हम लोगों को वो 7 से 8 यूनिट पिक करनी है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे हो, और फिर 2-3 यूनिट्स ऐसी हो सकती है जिसमें हम इतने अच्छे ना हो। बट यस, ये हमें समझना होगा कि अभी से हम लोग वो बाइफरकेशन जो है वो नहीं बनाएंगे जब तक एटलीस्ट एक बार हम उसकी सारी क्लासेस को नहीं देख लेते हैं। सो हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके लॉजिक सप्लाई करने वाली स्ट्रैटेजी हमको क्लियर होनी चाहिए। और पूरी के पूरे इस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। I'm trying to make you very very comfortable with it। धीरे धीरे with time थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लॉजिक्स क्लियर होने लग जाएंगे। So सबसे पहले तो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस नहीं देना है, अपने आप को ये नहीं बताना है कि अरे बहुत सारा सिलेबस है, ये है वो है, ठीक है, मैं हूं इसके लिए। आपने अब कोर्स ले लिया है तो आप निश्चिंत बैठिए, क्योंकि मैं हूं ये बताने के लिए कि कितना पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्या होना है, वो सब मैं बताऊंगी। धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ कि रिदम कैसे सेट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें अप्रोक्सीमेटली 58 to 60 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एडवांस, ये सभी के सभी जो है वो इसके अंदर आते हैं। जो सिलेबस हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अगले 180 दिन के अंदर, वो सिर्फ आप लोगों का नेट का नहीं होने वाला है, इसके साथ में आप लोगों का सेट का सिलेबस भी यहीं पे हो जाएगा। और क्योंकि नेट के अंदर जो यूनिट्स आती हैं वो सभी यूनिट्स गेट के अंदर जो है वो कंप्राइज हो जाती है। सारी की सारी यूनिट्स जो है वो गेट में नहीं आती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब यूनिट आप लोगों के गेट में नहीं आती है ना, आपकी क्रिप्टोग्राफी, बट ये आप लोगों के नेट के अंदर आती है। तो सबसे बड़ा सिलेबस अगर मैं बोलूं तो वो आपके नेट का ही है। जो सेम सिलेबस सेट में चलता है, सेम सिलेबस आपके गेट में चलता है। अगर आप कोई भी पीजीटी एग्जामिनेशन देते हो, सेम सिलेबस चलेगा। अगर आप लोग एसबीआई एसओ, आप आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन देते हो तो भी सेम सिलेबस चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सबके अंदर सेम होगा सिवाय सेट के, है ना, मतलब सेट नहीं दिया है मैंने, तो सभी का जो है वो आप लोगों का सेम सिलेबस रहेगा। सेम सिलेबस से आप सब कुछ कवर कर सकते हो। बट ये सारी चीजें अभी नहीं, ये सारी चीजें हमें तब समझ में आएगी जब हम हर एक यूनिट से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के ये 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट का कितना कितना वेटेज जो है वो आप लोगों के पेपर के अंदर रहता है। जैसे आप लोगों को सामने मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, सॉरी एक बार ग्राफ बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जून 2023, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 एंड जून 25 के अंदर किस यूनिट का कितना वेटेज रहा था, ये मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया हुआ है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डिजिटल लॉजिक्स वाला पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीओसी कंपाइलर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग, ये आपकी 10 यूनिट्स है। ओके, ये आपकी 10 यूनिट्स है जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। अब अगर आप लोग देखोगे तो इन सभी यूनिट्स के अंदर अलग अलग कलर के अंदर आपको दिखेगा कि किस यूनिट का कितना वेटेज रहा था, ठीक है। आपके डिजिटल लॉजिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक ही यूनिट का पार्ट है, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आप लोगों की 10 यूनिट्स होती है।
ठीक है। देखो अब कुल मिला के बात ऐसी है कि बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 6 ईयर, तो मैं हर साल जब भी कोर्स लेकर आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर से पिछले 10 साल का ट्रेंड आप लोगों के लिए देखूं, स्पेशली पिछले 3-4 साल के अंदर किस तरीके की यूनिट वेटेज आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक यूनिट उठा लो, जैसे टीओसी कंपाइलर, सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी यूनिट से लगता है, बट अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आप लोगों की यूनिट है ये हर साल काफी कंसिस्टेंट रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर या उससे ज्यादा जो है वो इसका वेटेज रहा है। इनफैक्ट आप लोगों का जो दिसंबर 2025 वाला पेपर है, जो भी अभी मैंने एंड में लगाया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, वो भी जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी टीओसी कंपाइलर आप लोगों का काफी ज्यादा पूछा हुआ है। सो ऑब्वियसली हमें इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या डिकोड कर सकते हो आप, आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस यूनिट को प्रायोरिटी देनी है किस लेवल पर। ओके, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया टीओसी कंपाइलर पढ़ना है या मैं आपसे बोलूं नेटवर्किंग पढ़ना है, तो आपको अच्छे से पता है कि यार टीओसी कंपाइलर जो है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी मुझे उसे देनी है, देन सेकंड प्रायोरिटी मैं नेटवर्किंग को दे सकता हूं। सो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को चूज करना होता है। एक है ये तरीका। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर very comfortable in a particular unit and you're starting your UGC NET preparation, like for example people really are very comfortable in database management systems, then you can go to database management system at first. ये भी एक तरीका हो सकता है, but according to me when we are preparing for a competitive examination जहां पर आपको पता है कि 100 सवाल बनने हैं, तो हमें हर एक यूनिट को जो है वो उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होती है, बट हमें प्रायोरिटी डिसाइड बहुत अच्छे से करनी होती है। किस यूनिट से ज्यादातर सवाल बनते हैं उस यूनिट को हमें छोड़ के नहीं जाना होता है। सिंगल हैंडेडली कुछ ऐसी यूनिट्स होती है जो आप लोगों का जेआरएफ करवा सकती है या रोक सकती है, ये मैंने यूट्यूब पे भी बोला था, सेम चीज मैं टीओसी कंपाइलर के लिए बोलूंगी। तो आई होप आई एम मेकिंग द सेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस बार ग्राफ के थ्रू अपने आप को ये चीज समझाओ कि यस ये वेटेज रहा है, पिछले एग्जामिनेशन में इतने सवाल इससे बने हैं एंड आई हैव टू गिव दिस यूनिट दिस प्रायोरिटी। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इसका वेटेज एट मैक्स जो है वो 8 से 8 नंबर का है ना, 10 नंबर का रहा है, और आप इस यूनिट के ऊपर जो है वो 1 महीने से ज्यादा टाइम दे रहे हो। रादर आप ये कर सकते थे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को पढ़ सकते थे पूरे 1 महीने के अंदर, दोनों यूनिट्स को पढ़ सकते थे। सो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी टाइम को मैं कैसे प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। सिर्फ बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आप इतनी चीज समझते होंगे कि हमारे लिए कंप्यूटर साइंस का मतलब एक ही है कि हम टाइम पर और स्पेस पर गेम कर रहे हैं, है ना। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग जीवन भर पढ़ते हुए आए हो, पिछले 5 सालों से सुन रहे होंगे, बीटेक को तो 4 साल से सुन रहे होंगे कि आपके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे लिए कंप्यूटर साइंस का मतलब ये है मैम कि हम लोग जो है वो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए किसी चीज को स्टोर करना सीख रहे हैं। हम किसी एक प्रॉब्लम को कम से कम समय के अंदर कम से कम मेमोरी यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं। यही लॉजिक है कंप्यूटर साइंस का, बस वही लॉजिक मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में लगाने की बोल रही हूँ। डिवाइड, कॉन्कर, प्रायोरिटाइज। हमें ये देखना है कि कम से कम समय के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकूं, यही मेरा टारगेट होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए सुनिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे यूनिट के नेम जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझने, ये सारे मॉड्यूल रेड के लेवल्स पर सवाल आता है, सीपीयू शेड्यूलिंग पे सवाल आता है, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर सवाल आता है, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आता है, सीमाफोर थ्रेड्स के ऊपर सवाल आता है, डिस्क शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वो प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक के ऊपर, सिस्टम कॉल्स के ऊपर और फाइल मैनेजमेंट के ऊपर। इन सभी के ऊपर जो है वो आप लोगों के एग्जामिनेशन में सवाल आता है। ये सारा डेटा मैंने रिसर्च करके यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि पिछले 5-6 सालों के पेपर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी निकालना चाहते हो, जून में निकालना चाहते हो, तो आप लोग देखोगे जून के अंदर जो है वो 5 सवाल आप लोगों के बने थे डिस्क शेड्यूलिंग से, आपको पता होगा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक सवाल रेट से आया था, एक सवाल सीपीयू शेड्यूलिंग से, एक न्यूमेरिकल आया था, मेमोरी मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, मेमोरी मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल से एक सवाल आया था, सीमाफोर से एक सवाल आया था, है ना, और फाइल मैनेजमेंट से एक सवाल आया था। तो आपको अच्छे से ये पता लग गया कि ओके जून 2025 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल बने हैं। और अगर आप देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, अगर 13 सवाल कोई एक यूनिट से बन रहे हैं, यानी 26 नंबर सिंगल हैंडेडली अगर आप किसी यूनिट से लेकर जा सकते हो, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी आपका वो यूनिट होगा। एंड देयरफॉर आई विल ऑलवेज स्टार्ट माय कंप्यूटर साइंस का पेड सिलेबस विद ऑपरेटिंग सिस्टम।
सबसे सिंपल यूनिट है, सबसे अप्रोचेबल यूनिट है, और 26 नंबर आपको इस यूनिट से मिल सकते थे जून 2025 के अंदर, राइट? इतना ज्यादा डिफिकल्ट यूनिट ये नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग दिस सेंस। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यू ग्राफ या ये क्यू एनालिटिक्स आपको शो कर रही हूँ। क्यों मैंने ये रिसर्च करी है आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए, आपको ये पता हो कि यार मुझे किस यूनिट को कितना टाइम देना है। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो भी, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, this is something that you have to understand while preparing for your UGC NET examination. I've done the same research for discrete mathematics. अब discrete mathematics के अंदर आप लोग देखोगे तो set theory से सवाल आता है, LPP से सवाल आता है, logical operator से सवाल आता है, probability से सवाल आता है, types of graph, group theory, then आप लोगों की predicate logic से सवाल आता है, PNC से भी आप लोगों का सवाल बन जाता है. This is something that you have to understand before you start going, to attempt any unit. आपको पता होगा कि यार इस यूनिट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अब जैसे जून की बात करूं तो 2 सवाल सेट से आए थे, एक लॉजिकल ऑपरेटर आया था, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल, एक ग्रुप थ्योरी का सवाल आया था, होमोमॉर्फिज्म पे, प्रेडिकेट लॉजिक का सवाल आया था, और एक सवाल आपका पीएनसी का आया था. तो आपको पता चल गया कि 2 3 4 5 6 7 ओके 7 क्वेश्चन जो है वो यहां से बने थे. मतलब 14 नंबर जो है वो मैं आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को दे सकती हूँ. सो इस तरीके से आपको पता लग गया कि ओके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो इसका इतना वेटेज है और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. Got it? Then comes आप लोगों का नेक्स्ट चीज जो कि है आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थियोरेटिकल यूनिट है, और क्योंकि ये गेट में नहीं आती है तो वैसे भी इससे इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है. अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर की डिजाइन, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोकोमो मॉडल के ऊपर अभी भी आया था सवाल. ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, एसडीएलसी मॉडल्स, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, सीएमएम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, सॉफ्टवेयर रिस्क, एफडीडी, एससीएम, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन सब के ऊपर आप लोगों के सवाल बनते हैं, आए हैं पिछले 5 पेपर्स के अंदर, 6 पेपर्स के अंदर. अगर आप लोग देखोगे तो इस बार भी दिसंबर के अंदर भी 5 जो क्वेश्चंस थे, बड़ा क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का कोकोमो मॉडल से ही आया था. सो अगर आप लोग देखोगे तो आप सभी लोगों को पता लग जाएगा कि किस यूनिट से आप लोगों के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं और डिसेंट एग्जामिनेशन में उसके क्या क्वेश्चंस बने थे, कितने नंबर के बने थे. जैसे अगर जून 2025 की मैं बात करूंगी तो आप लोगों का 2 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से, एक रिवर्स इंजीनियरिंग से, एक कोकोमो मॉडल से, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से, टेस्टिंग से 2 सवाल थे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से 2 सवाल थे, और फिर आप लोगों के एक सवाल सॉफ्टवेयर के बेसिक से था. तो इस तरीके से आपके टोटल कितने सवाल बने वो आपको पता लग गया. तो आप लोगों के लिए 6 7 8 सवाल यहां से बने, यानी कि 16 नंबर आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बन गए. गॉट इट? देन ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आती है हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी आप देखोगे कि आपके पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है. मैक है, प्रोटोकॉल है, बिट्स के ऊपर सवाल आता है फिजिकल लेयर से, स्विचिंग के ऊपर, हैमिंग कोड्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल नेटवर्क्स, फिर आपके हेडर्स के ऊपर आईपी हेडर V6 V4 दोनों पे आता है सवाल, यूडीपी के हेडर के ऊपर, टीसीपी के हेडर के ऊपर सवाल आता है, सबनेटिंग का सवाल आता है, ओएसआई फंक्शंस आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, फ्लो कंट्रोल के ऊपर, राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर सवाल आते हैं. सो कुल मिला के ऐसे मैंने 10 यूनिट का किया है. बट लाइक आई सेड, हर एक यूनिट का एक पर्टिकुलर रिदम होता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई भी यूनिट आप पढ़ोगे, तो आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि उस यूनिट की एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, हर क्लास में मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं. जैसे आज हम करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे कि हम आज से यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं. आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ना शुरू करो. आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगी इस कोर्स के अंदर वो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ. अगर मैं बोलूं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत करूंगी तो आपके पास में आंसर होना चाहिए कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं. तो वो इस क्लास में आपको पता लग गया, अच्छा 26 नंबर का वेटेज अगर कोई सिंगल यूनिट ले लिया तो यार इसलिए हम इस यूनिट से शुरुआत करें, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे. ऐसे ही हर रोज जब मैं क्लास लूंगी तो क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको ये बताऊंगी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्यों पढ़ रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, एल्गोरिथम्स है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. अगर मैं बोलूंगी तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं. आपको अगर ये पता है, आपको एक बेसिक पिक्चर समझ में आ रही है
तो आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएगी, न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे साथ कुछ भी पढ़ोगे, आई जस्ट वांट यू टू इमेजिन, वो इमेजिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। आई नो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मैम टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसे कैसे, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। आई लाइक कि जब तक मैं इमेजिन नहीं करवा सकती स्टूडेंट को कि वाकई में ये सेकेंडरी मेमोरी से उठी है फाइल, सेकेंडरी से प्राइमरी में गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या टास्क चल रहा है, अगर आप ये सब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं नहीं मानती हूँ कि आप कभी भी अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी कंप्यूटर साइंस के लॉजिक को सबकॉन्शियसली समझ पाओगे। फिर आप हमेशा रटने की कोशिश करोगे और वो नहीं करना। इसीलिए एक कंसिस्टेंट सिलेबस, कंसिस्टेंट ड्यूरेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। राइट, तो वही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इट्स नॉट जस्ट टुडे, पर हर रोज हमें यही चीज करनी है अगले 180 दिन, सो दैट वो हमारा 180 मिनट जो है वो सक्सेसफुली जाएगा। लाइक द स्टार यूनिट, मैं हमेशा बोलती हूँ टीओसी कंपाइलर एक ऐसी यूनिट है जो स्टार है। स्टार इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इसको डर भी लगता है क्योंकि ज्यादातर नहीं पढ़ते अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, और स्टार इसलिए भी है कि नेट हो या गेट हो दोनों में इसका वेटेज भी बढ़िया रहता है। तो अगर मैं बात करूं तो टीओसी कंपाइलर के अंदर आप लोगों का जो है वो चॉम्स्कीज हायरार्की से सवाल बनता है, आपका सवाल एनपी कंप्लीट से बनता है, सीएनएफ जीएनएफ से, पार्सर से, सीएफएल से, पीडीए से, पंपिंग लेमा से, 3 एड्रेस कोड से आजकल बहुत सवाल बनते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन से, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आई मीन टू से, फाइनाइट ऑटोमेटा से हर बार सवाल बनता है। इस बार ट्यूरिंग मशीन से सवाल बना था, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस, फर्स्ट एंड फॉलो, एलएल पार्सर्स, ठीक है, ग्रामर, ये सारे टॉपिक हो सकता है कि आप लोगों ने कभी पहले सुने हो या हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर से जा रहे हो। दैट्स नॉट एन इशू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, क्योंकि अगले इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे करिकुलम में, है ना, इस कोर्स में हम एक एक शब्द बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इनको सुनो, है ना, इनको अडेप्ट करने की कोशिश करो इन सारी टर्मिनोलॉजीज को। Then comes database management system, one of the most favorite units of student, क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद की जाती है इस यूनिट को, इजी यूनिट है, कॉलेज में सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है। कॉन्करेंसी, ईआरडी है ना, आपका एंटिटी रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल पे सवाल आता है, कीज के ऊपर, वर्चुअलाइजेशन पे, बिग डेटा, डेटा वेयरहाउसेस, डेटाबेस डिजाइनिंग पर सवाल आते हैं, इंटीग्रिटी पे सवाल आता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे सवाल आता है ना, गेट में बहुत सारे सवाल आपके ट्रांजेक्शन एंड शेड्यूल से आते हैं, नेट में भी आजकल बहुत आने लगे क्योंकि गेट के एज इट इज रिपीट होते हैं। एंड देन कम्स आप लोगों की जॉइन, नेचुरल जॉइन के ऊपर, राइट आउटर जॉइन, राइट इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट इनर जॉइन, ये सब टर्म्स आई होप आप सभी लोगों ने सुने हैं। देन कम्स आप लोगों का डा, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ट्री हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब टॉपिक्स है जो यहाँ पर आप लोगों को लिखे हुए दिख रहे होंगे। सेम फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फॉर डिजिटल लॉजिक्स, सेम फॉर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, सेम फॉर योर प्रोग्रामिंग एंड फॉर योर कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस बार भी कंप्यूटर ग्राफिक्स दिसंबर के अंदर आपका काफी ज्यादा पूछा गया।